ये कुछ ना शोले की तरह से हो गया हम्म, कि अभी पीएमएस मैनेजर्स तो इंडिया में क्या कर रहे हैं ना कि जैसे वो मौसी के पास गए कि अभी 5 साल तक तो उन्होंने अपनी घोड़े दौड़ाते रहे। अब हम्म, इन्वेस्टर्स घोड़े पे चढ़ गए। हम्म, अब उनको यही नॉर्मल दिख रहा है कि हे, अब तो कोई रोक नहीं सकेगा। अभी इकोनॉमी तो 2 साल से चल ही रही है धीरे। अभी घोड़ा आगे भाग नहीं रहा है। हम्म, तो अब वो कर रहे हैं कि जी अब मौसी अब मतलब कोई पूछते हैं कि भाई लड़का कमाता क्या है? नहीं ऐसा अब रोज-रोज तो नहीं जीत सकता ना, कभी-कभी हार भी जाता है बेचारा। तो लेकिन टिके रहो, मैदान पे टिके रहो। वो गलत एडवाइस नहीं है, बट मैं उसमें चेंज करूँगा। इन्वेस्टर्स मिसलीड हुए, उन्होंने अपना मिड और स्मॉल में लगा दिया कि और मैंने सुना है ओपनली पीएमएस मैनेजर्स को ये कहते हुए। म्यूचुअल फंड वाले तो समझदारी की बात कर रहे हैं। देखिए वो उन्होंने कर दिया है पहले से कि देखिए एक्सपेक्टेशन टोन डाउन कीजिए, हर कोई कह रहा है। क्या आपको लगता है कि एक्सटर्नल फैक्टर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक्सटर्नल फैक्टर भी प्ले करेंगे और 2025 में ट्रम्प साहब ने खेल चेंज किया। वो रिपब्लिकन पार्टी में भी यहाँ पे भी यूएस के भी सैनिक यहीं से जाते हैं। उन्होंने कहा यूएस विल नॉट लूज एनी सोल्जर्स। यूएस कर भी नहीं रहा था। अब उन्होंने कहा हम इन्वॉल्व भी नहीं होंगे। ये यूरोप की वॉर है, हमें नहीं लड़नी। एंड रशिया ने कमिट रखा था कि यूक्रेन विल बी न्यूट्रल टेरिटरी। तो अब यूरोप के ऊपर प्रेशर उन्होंने डाल दिया कि नेटो में हम कंट्रीब्यूट ज्यादा नहीं करेंगे, आप कीजिए। अब यूरोप की इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, तो अब अपने अंदर देखना पड़ रहा है कि हमको हमें डिफेंस अब यूरोप के डिफेंस स्टॉक्स चलने शुरू हो गए। वो 50, 60, 70 भी गिर जाते हैं और फिर 10 साल तक नहीं उठते। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप उठेंगे, वो 5 साल में उठते हैं, 10 साल में उठते हैं। आई कांट से आपने 30 साल नहीं देखे, आपने 3 साल देखे। और वो सवाल अब दोबारा मत पूछिए किसी से कि एफडी कोई क्यों करे। और जो मैंने यहाँ पे आके सीखा, जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे तो कोई इमोशंस यूएस मार्केट में अटैच नहीं थे। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ये सीखा नीरज जी कि इन्वेस्टिंग में इमोशंस को अलग रखना है आपने। तो इस पर एक नीरज जी वो मुझे क्या हमेशा ध्यान आता है शेर के इफ्तिकार आरिफ का है कि वही फिराक की बातें, वही हिकायत वस्ल, नई किताब का एक एक वर्क पुराना था। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और आज हमने अनुराग जी को अमेरिका से लाइव जोड़ी लिया और हम लोग अब बातचीत करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने कई सारे डिस्कशंस किए, तो एक बात बार बार निकल के आ रही है हमारे भारतीय बाजारों के लिए कि इसमें वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच्ड हैं और अभी भी हैं इतने बड़े करेक्शन के बावजूद। तो उसको कैसे समझे एक रिटेल इन्वेस्टर, और उसकी क्या क्या दिक्कतें हैं और उसने क्या क्या गलतियां पिछले बार जो की होंगी वो अब ना करे। और एक कॉन्टेक्स्ट ग्लोबल मार्केट का भी रखना चाहिए, क्योंकि अमेरिकन मार्केट से सारी दुनिया के बाजार क्यों लेते हैं, तो वहां जो कुछ भी हो रहा है या आने वाले समय में होगा उसका इम्पैक्ट इंडिया में जरूर पड़ेगा। अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पिछली कई चर्चाओं में हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया है, लेकिन आज हम लोग ये समझना चाहते हैं आपसे एकदम मास्टर क्लास की तरह कि इंडियन मार्केट जो करंट स्टेट में इस समय है, एक ठीक ठाक करेक्शन लेने के बावजूद लोग कह रहे हैं कि अभी भी ये महंगा है और रिटेल इन्वेस्टर काफी परेशान है। तो आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं इंडियन मार्केट को? नीरज जी नमस्कार, और आपको और जो हमें सुन रहे हैं। तो नीरज जी एक तो इस चर्चा को रखेंगे आज हम थोड़ा स्लो, और चाहे कम बातें करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको हम डेप्थ में करें और टीवी के लिहाज से ना करें। आई थिंक वही फायदा है पॉडकास्ट करने का। नाउ बिफोर आई गो टू दी, मैं ना 2-3 बातें ट्रांसपेरेंटली रखना चाहता हूं ताकि लोग कॉन्टेक्स्ट समझ पाएं और मेरा पर्सपेक्टिव समझ पाएं, एंड देन आई विल कम टू द वैल्यूएशन इन द इंडियन मार्केट्स। 3 बातें हैं बेसिकली मेरे पास। वन, एंड दिस इज अ डिस्क्लोजर, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ यूएस मार्केट्स। जब मैं कहता हूं उसका क्या मतलब है कि मैंने अपना पैसा जो कमाया है वो यूएस मार्केट्स में कमाया है। उसके बाद पिछले 5 साल से मैं जब फंड मैनेज कर रहा हूँ और 8 साल से यूएस मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एज अ रिसर्चर एंड देन एज अ फंड मैनेजर, मेरा डेप्थ यूएस मार्केट का है। बट उस नजर से फिर मैं सब मार्केट्स को देखता हूँ। तो एक तो ये जो हमें लिसनर सुन रहे हैं इंडिया वाले,
वो ज़रूर ध्यान में रखें कि ये एक पर्सपेक्टिव होता है। इट्स जस्ट तो एक यू टू जस्ट कीप इन माइंड दैट वेयर आई हैव मेड मनी एंड देन समबडी मेक्स मनी इन इंडिया, तो उसका एक इंडियन मार्केट का, हर मार्केट का एक फ्लेवर होता है नीरज जी। तो मुझे जो फ्लेवर है वो मेरा यूएस का फ्लेवर है। इंडिया मेरे लिए एक डाइवर्सिफिकेशन है। फंड का 10-15% कभी जा सकता है मैक्सिमम, बट इट्स अ डाइवर्सिफिकेशन, इट्स नॉट अ कोर ऑफ माय पोर्टफोलियो। दैट्स डिस्क्लोजर नंबर 1 नीरज जी। तो मैं जो भी बात करूंगा वो ब्रॉडर मार्केट में जरूर रेलेवेंट होगी इंडिया में। लेकिन आप ये ना कहें कि देखिए मुझे 2 स्टॉक मिल गए, इसमें मेरा 25 गुना बन गया। वो एक हो सकता है, बट ब्रॉडर मार्केट में जो भी कहूंगा वो ट्रू होगा। सेकंड, जो मेरा स्टाइल है नीरज जी, वो है टॉप डाउन इन्वेस्टर का, विच इज मैक्रो ड्रिवन एंड साइकिल्स ड्रिवन। तो तो क्या मतलब है इसका कहने का? वो ये है कि वन, आई बिलीव कि मार्केट्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमी। तो जैसी आपकी इकोनॉमी होगी, उसके बाहर मार्केट नहीं जाएगा, मार्केट उसके अंदर, और ये हर देश में लागू है। नाउ ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही हो लेकिन मार्केट ना अच्छा करे, क्योंकि और भी फ्लेवर्स चाहिए होते हैं। चाइना में जैसे आपने देखा, कैपिटलिज्म सपोर्ट करना होना चाहिए, नहीं तो मार्केट्स परफॉर्म नहीं करते। लेकिन इसका रिवर्स नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, मार्केट बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो लॉन्ग टर्म में इवेंचुअली नहीं करता है। तो ये मेरा मैक्रो ड्रिवन। एंड सेकंड इज साइकिल्स, व्हिच इज दैट एवरीथिंग गोज थ्रू साइकिल्स। तो देयर आर बुल फेजेस, बेयर फेजेस इन मार्केट्स। इकोनॉमी में भी रिसेशन, डिप्रेशन एंड बुल फेजेस आते हैं। तो वन, वी हैव टू फॉलो द साइकिल्स, दैट इज द सेकंड वन। और सो सो इंडियन मार्केट में भी जब मैं कहूंगा तो आई विल सी अ लॉन्गर हिस्ट्री। आप 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर से एक्साइटेड हो सकते हैं, लेकिन मैं उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में मैक्रो ट्रेंड्स में देखता हूं, एंड देन आई से कि समथिंग इज एन एक्सेप्शन, या फिर ये एक ट्रेंड चेंज है। दैट इज द सेकंड वन नीरज जी। थर्ड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने यहाँ पे आके सीखा, जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे तो कोई इमोशंस यूएस मार्केट में अटैच नहीं थे। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ये सीखा नीरज जी कि इन्वेस्टिंग में इमोशंस को अलग रखना है आपने। तो जब आप पैसा मार्केट में लगा रहे हैं, तो पैसे का कलर नहीं होता है। एक तो ग्लोबल कैपिटल भी आप देखिए किसी भी देश में जाती है, दे जस्ट सी रिटर्न्स। सेकंड इज, आपने इमोशंस को भी अटैच नहीं करना है। जहां आपने इमोशंस को मिक्स कर दिया, फिर आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस खराब हो जाता है। तो व्हेन आई से दिस, आई सी माय रिटर्न्स इन डॉलर टर्म्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इंडिया में इन्वेस्ट करता हूं, तो हिस्टोरिकल रिटर्न्स आपको निफ्टी में फ्रॉम 1994 13% दिखते हैं, इन इंडियन इन्वेस्टर को 13%। लेकिन इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए वो डॉलर टर्म्स में 8% है। सो व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग इन इंडिया, आई सी डॉलर रिटर्न्स। सो ये जरूरी है, बिकॉज समबडी इन इंडिया कैन मिसअंडरस्टैंड दैट कि मेरा थ्रेशोल्ड थोड़ा सा हाई होगा पैसे लगाने में, क्योंकि मुझे वो करेंसी डेप्रिसिएशन एंड इमर्जिंग मार्केट रिस्क भी देखना होता है। तो ये 3 डिस्क्लोजर है नीरज जी। और बाय द वे, होम कंट्री बायस हर एक का होता है, तो मेरा होम कंट्री बायस यूएस का है। ऑल्दो इट्स नॉट, इंडिया इज माय होम टू, बट होम कंट्री बायस में मैं फिर यूएस में अगर मुझे रिस्क ऑफ करना है, तो माय स्ट्रेटजी वुड बी दैट रिस्क ऑफ करो, इमर्जिंग मार्केट से पुल करके यूएस में करो या कैश में करो। सिमिलरली समबडी इन इंडिया माइट से कि यार रिस्क ऑफ करना है तो होम कंट्री बायस इज इंडिया। तो ये डिस्क्लोजर है नीरज जी। अब आपका सवाल लेता हूं मैं वैल्यूएशन का, विद दिस कॉन्टेक्स्ट, राइट? सो अब देखिए यहाँ पे वो मैक्रो ट्रेंड आता है मार्केट्स का। तो इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ की रफ्तार है वो है 10%। जो सुन रहे हैं वो बोलेंगे 10 तो नहीं है, हम तो 7 है या 5 है या 6 है या 8 है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ नॉमिनल रिटर्न्स की। नॉमिनल रिटर्न मतलब, तो जब इकोनॉमी का जीडीपी मेजर होता है, वो उसमें जीडीपी ग्रोथ निकालते हैं 10% की, उसमें इन्फ्लेशन घटा देते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन तो आपके हाथ में है। सो नॉमिनल रिटर्न तब निकलता है, तो वो रियल रिटर्न की बात करते हैं जब 7 है कि 6 है। पर मार्केट्स तो डिस्काउंट करते नहीं है इन्फ्लेशन को, तो मार्केट्स तो नॉमिनल रिटर्न ही देखते हैं। तो हम सब के लिए नॉमिनल रिटर्न ज्यादा मायने रखता है। सो 10% की नॉमिनल ग्रोथ है इंडियन इकोनॉमी में, और ये करीब 10 साल का ट्रेंड कायम है 2014-15 से। डोंट लिंक इट विद पॉलिटिक्स एंड चेंज ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ ब्रॉडर ट्रेंड
11-12 के बाद से, जब से लोन ठंडे हुए पीएसयूज वाले, तो ये ट्रेंड तकरीबन बरकरार है। सो फर्स्ट थीसिस, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव कि ये 10, 9:30 से 10 के बीच में ही रहेगा, राइट? विच मीन्स कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट की ग्रोथ इंडिया में 10 से 12% के बीच में रहेगी। अब आप इस इक्वेशन को ज्यादा नहीं हिला सकते, मतलब अनलेस कोई बहुत इनोवेशन कोई कंपनी कर ले। ब्रॉडली ये थीसिस एट अ कलेक्टिव मार्केट लेवल निफ्टी 500 या निफ्टी 100 के लेवल पे ये कायम रहेगा। दिस इज वन। तो ये आपके नंबर्स में प्लग इन होना चाहिए जब आप बोलते हैं मार्केट में वैल्यूएशन कितना, ये इंपॉर्टेंट थीसिस जाता है उसमें। दूसरा थीसिस ये जाता है कि आपका इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कितना है और उस पर आप मार्केट को कितना मल्टीपल दे रहे हैं। सो इंटरेस्ट रेट आपका 10 ईयर यील्ड का डिसाइड करता है कि रिस्क फ्री रेट कितना है, मतलब मैं कुछ भी ना करूं तो मैं कितने कमा सकता हूं। तो इंडिया का 10 ईयर यील्ड 7, 7.5, 6.5, 7, 7, 7.25 के बीच में रहता है। तो अगर हम 7% कमाते हैं बिना कुछ किए, राइट, तो मुझे मार्केट को, ये मेरा रिस्क फ्री रेट हो गया, तो मुझे मार्केट को मल्टीपल क्या देना चाहिए। तो ये मल्टीपल ऐसे ऐसे काम करता है कि अगर, तो व्हाट इज अ मल्टीपल, प्राइस अर्निंग मल्टीपल। सपोज मल्टीपल है 20 का स्टॉक का, तो 20 का मतलब ये है कि आपने अगर स्टॉक को 20 रुपए में खरीदा जिसकी 1 रुपए की अर्निंग है, तो वो 5% का आपको एक तरह से हर साल आपका रिकवर हो रहा है, तो आपको 20 साल लगेंगे अपना पैसा रिकवर करने में, अज्यूमिंग नो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हर साल 1-1 रुपया आपको प्रॉफिट मिलता है। सो एटलीस्ट अगर एक 5% के ऊपर इकोनॉमी का रिस्क फ्री रेट है, तो इट इज लाइक से 5 के आसपास है, तो इट इज लाइक सेइंग कि मैं स्टॉक का 20 का मल्टीपल दे रहा हूं। लेकिन अगर वो 10 का है इकोनॉमी का रिस्क फ्री रेट, राइट, विच मीन्स मुझे 10 से ऊपर मल्टीपल नहीं देना चाहिए, क्योंकि 10% तो मैं रिस्क फ्री ऐसे ही कमा सकता हूँ, और स्टॉक में अगर मैं 20 का मल्टीपल दे दिया तो मुझे तो 5 का रिटर्न आ रहा है। दिस गोज इनटू द इक्वेशन। तो ये हमें इक्वेशन क्या बताती है कि तकरीबन 15 से 20 के बीच में इंडिया का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 7.5 का रिस्क फ्री रेट है। तीसरा हो गया ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, जो हमने बात की ग्लोबल इकोनॉमी में कितना है, आपका इंडियन इकोनॉमी में कितना है। ये अगर अब हो गया आपकी हिस्ट्री। नीरज जी, तीसरा तीसरा जो मेट्रिक में लगाता हूँ, और वो ये है कई बार जिसमें मेरा लेंस काम आता है, वो ये है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड 1-2 क्वार्टर में चेंज नहीं होता है। आपने वो अगर ध्यान दिया हो तो मैंने 2 ट्वीट्स किए थे, जिसमें एक मैंने 10 साल के इंडिया की ऑटो सेल्स ट्वीट की थी, और 10 साल की मैंने इंडिया की कार सेल्स ट्वीट की थी। और उसमें वो नंबर दिख रहा था, कार सेल्स अबाउट 5% है पिछले 10 साल से। अगर पिछले 10 साल से 5% वॉल्यूम ग्रोथ है कार का, तो सडनली 1-2 क्वार्टर में आपको दिखेगा, आप उसमें खो जाते हैं नंबर्स में। लेकिन अगर आप साल दर साल 10 साल में देखें तो इट विल नॉट चेंज रेडिकली, अनलेस इकोनॉमी में कुछ स्टेप्स ऐसे आ जाएं जिससे वो चेंज हो। तो अगर हम निफ्टी को लॉन्ग टर्म ट्रेंड में प्लेस करते हैं 1994 से अभी तक, और मैं इसमें थोड़ा समय इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें सब बातें आपकी कवर हो जाएंगी। 94 से 95 से निफ्टी शुरू हुआ, 2000 अभी 2025 तक 30 साल हो गए। तो निफ्टी 50 का रिटर्न करीब 13% बनता है टोटल टीआरआई के बेसिस पे। ओके, आप कर सकते हैं, 1000 पे इंडेक्स शुरू हुआ, टीआरआई 34-33 पे है। एक्चुअल ना देखें बिकॉज डिविडेंड्स इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, राइट। अब अगर निफ्टी 500 का देखें, ये 95 में 1000 पे शुरू हुआ था, उसका रिटर्न करीब उससे 1% कम बनता है। तो ये 13 है तो वो 12 है टोटल रिटर्न बेसिस पे, राइट। विच टेल्स मी अनदर थर्ड पॉइंट, डिस्पाइट द स्मॉल एंड मिड कैप रैली पिछले 5 साल से 30% का कैगर दिया है जिसने, ओवरऑल ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये निफ्टी 50 से नीचे रहती है 1%, जो कि अगर आप इंट्यूशन देखें तो ये वैलिड दिखता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में स्मॉल बिजनेसेस के लिए लाइफ डिफिकल्ट है।
क्योंकि रेगुलेशंस हैं, तमाम प्रॉब्लम हैं। इंडिया में सर्वाइव कौन सी कंपनी करती है? जो ऑलरेडी बड़ी है, क्योंकि वो रेगुलेशंस को ऊपर से मैनेज करती है। एक रिलायंस, एक अडानी, एक यूनिवर्स और एक नेस्ले को वो प्रॉब्लम नहीं आएंगी जो कि एक रिलैक्सो को और लखानी चप्पल्स को आएंगी, राइट? इट्स अ डिफरेंस है, राइट? एंड दैट्स व्हाई इंडिया में कुछ कंपनीज जो बड़ी हैं वो बड़ी होती हैं, लेकिन छोटे में सर्वाइव करना मुश्किल होता है। So it plays out, eventually it plays out in the smaller companies, right? So Nifty broader 500, अब 30 साल में अगर जो बात नहीं हो पाई तो वो एकदम से आप सडनली ये नहीं कह सकते कि देखिए अब तो बदल गया चीज और अब हो जाएगी। ये तीनों अगर चीजें मैं प्लेस करूँ नीरज जी आपके तो, और फिर हम आपका पॉइंट आंसर करने की कोशिश करें, तो लॉन्ग टर्म मल्टीपल्स देखिए और 2019-20 के मल्टीपल्स देखें तो निफ्टी महंगा दिखता है। निफ्टी महंगा नहीं दिखता, ओके, बाय द वे निफ्टी 500 महंगा दिखता है, विच मीन्स के निफ्टी मिड और स्मॉल दोनों ही महंगे हैं। करेक्ट। और निफ्टी 50 एकदम ठीक है, तकरीबन वो अपने ट्रेंड लाइन पर 12% का रिटर्न दे रहा है, सो वो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है, दैट्स फाइन। तो अनुराग, इसको मैं थोड़ा समराइज करूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब जिसने ये पूरी अभी तक बातचीत सुनी ना, कि अब कोई व्यक्ति है, मान लीजिए इसको और सिंपल एग्जांपल से लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देते हैं। एक व्यक्ति है, एक नौकरी कर रहा है और उसको 5-7% का अप्रेजल मिलता है साल में, तो वो अपने 60 इयर्स तक की अर्निंग को आज ही एक्सेल में डाले, पता चल जाएगा कि वो जब रिटायर होगा तो कितना कमाएगा वो। उसमें अपने आप खर्चे भी उसी हिसाब से अप्रेज करके डालेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी हैसियत 60 साल में क्या होगी, अनलेस कि इन 60 सालों में आप कोई स्किल सेट डेवलप कर लें, कोई आपको जमीन में गड़ा हुआ धन मिल जाए, कोई आसमान से रुपए की बारिश हो जाए। अदरवाइज जो आप ये पूरी अर्निंग 60 सालों की उम्र तक करेंगे उसमें चेंज नहीं हो सकता, राइट? तो पिछले हम लोगों ने जिस तरीके की ग्रोथ देखी है, 10% की नॉमिनल ग्रोथ बन रही है, उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जब तक नहीं होता तब तक ये ट्रेंड जो बना हुआ है 13% 12% निफ्टी वाला, इसको चेंज करना मुश्किल है। सही समझाऊं मैं? विच इज गुड एंड बैड बोथ, बिकॉज गुड क्यों? क्योंकि विच मीन्स आपको कॉन्फिडेंस है कि वो रफ्तार चलेगी, और उसमें डेमोग्राफिक्स ऐड कर दें तो वो थोड़ा सा हेल्प करता है इंडिया को। सो विच मीन्स दैट इन्वेस्टर्स कैन बी रीजनेबली अश्योर्ड दैट वी आर नॉट गोना बी वो कंट्रीज जो कि ऊपर नीचे गिर गए, काफी स्टेबल है ये ग्रोथ, तो वो अच्छी खबर है। लेकिन एक हाथी को जगाने के लिए भी थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगता है, तो उसमें इनर्शिया भी थोड़ा ज्यादा होता है एक बड़े देश में। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको सिर्फ ये समझना है, तो ट्रेंड लाइंस विल मेंटेन। ओके, तो अब एक जो एकदम लोगों के दिमाग में इस समय चल रहा है कि आपने कहा कि जो निफ्टी 500 से ऊपर जाएंगे, मिड कैप स्मॉल कैप की जो इंडाइसेस हैं वो अभी भी महंगे हैं, वो उनको बुक वैल्यू पे देख लें या पी मल्टीपल पे देख लें, अर्निंग्स अब पीक आउट हो गई है, मार्जिन पीक कर गए हैं, तो यहाँ से आपको अभी सिग्निफिकेंट करेक्शन और दिखता है मिड स्मॉल में, या काफी हद हो चुका है, थोड़ा बाकी है, और इसमें कितना समय लग सकता है, यानी टाइम करेक्शन भी अगर इसको आप डिस्काउंटिंग दें तो वो थोड़ा समझाइए। तो मैं अब देखिए, अब इसको इसको एग्जांपल से लेते हैं। ये जिन्होंने पिछले 5 साल ही देखे हैं मार्केट में, और देखिए यहाँ पर फिर वही लेंस आता है कि जब हम मैक्रो लेंस लेते हैं तो कई बार वो हमें हेल्प करता है। अगर हम 5 साल को जो इग्नोर करें, मैं उससे उनको एक ट्रेंड दिखाना चाहता हूँ। 2008 में देखिए मार्केट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, सब लोग पीक कर गए, एक मार्केट में करेक्शन आया, उसमें 2009 तक वो एक संभल गया। By 2009 निफ्टी हैड रीगेन्ड अबाउट 5000 का लेवल, ओके, 6500 करीब गया था निफ्टी, उसके बाद टैंक किया, 2009 के आसपास में 5000 का लेवल वापस आ गया था। वहां से फिर वो स्टेडीली अपनी ग्रोथ पे चला। 2020 तक लेवल था निफ्टी का नीरज जी 12,500, ओके, बिफोर कोविड, ओके। तो कितना हुआ ये 5000 से 2009 से 2019 या 20, 11 साल में कितना बढ़ा? 5000 से 12.5 पहुंचा, ओके।
और पूरे 10 साल हो गए, उसमें मोदी साहब ने चार्ज ले लिया 2014 में, तो यू कांट से कि ये गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट, इट्स एवरीथिंग, राइट? 11 साल में 5,000 का 12.5 निफ्टी पहुंचना मतलब कितनी ग्रोथ हुई नीरज जी? कैगर बेसिस पे 8% की ग्रोथ हुई। करेक्ट। तो और ये 11 साल की ग्रोथ है, राइट? तो ये भी रियलिटी है मार्केट की, विच पीपल क्विकली फॉरगेट। क्योंकि उस 2009 से पहले अगर आप 5 साल देखें तो निफ्टी करीब 1200 से 6,500 पहुंचा था, विच इज 40% पर ईयर ग्रोथ फॉर 5 years, 5 साल, 40 इन्फ्लेशन भी था उसमें, लेकिन फिर भी 40 बहुत होती है, राइट? और रियली वो अर्निंग्स ग्रोथ भी थी, विच टेल्स अस के जहां पर वो मेरी सिक्लिकल थ्योरी आती है कि साइकिल्स चलती हैं, राइट? और इमर्जिंग मार्केट्स में साइकिल्स ज्यादा चलती हैं, क्योंकि ग्रोथ है, लेकिन फिर स्लम्प्स भी आते हैं। तो 5 साल 2002 से, मैं एग्जाम उसको एक टेक्निकल फॉर्मूला नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई एम सेइंग वो दौर था, और वो 2008 के बाद में फिर 10-11 साल का हमने एब्जॉर्प्शन देखा, और फिर अब ये एक 4-5 साल का दौर आ गया, राइट? अल्टीमेटली इवन द इकोनॉमी जो 10 के नॉमिनल पे ही चल रही है, और बाय द वे उस टाइम पे इकोनॉमी नॉमिनल ग्रोथ 14-15 साल भी परसेंट भी देखी है हमने इंडिया में, राइट? वो उसमें इन्फ्लेशन भी था, और बैंक लेंडिंग भी कुछ थी, और इन्वेस्टमेंट्स भी थे, और ग्लोबल सारे देश, दुनिया के 40 देश करीब 7% से ऊपर ग्रो कर रहे थे, तो एक ग्लोबलाइजेशन का वेव था। तो एक तो ये कि ये निफ्टी 50 की कहानी हो गई, राइट? तो विच मीन्स दैट यू कांट से कि अब क्योंकि पिछले 4 साल से 20% की निफ्टी में ग्रोथ थी, तो या अब तो 12 है, लेकिन स्मॉल मिड कैप में 30-40 है, तो अब भी चलेगी, ऐसा इट्स नॉट लाइक दिस। मार्केट्स ऑलवेज गो इन साइकिल्स। अब हम बातें कर सकते हैं कि क्यों ये 5 साल में, क्यों इस बार क्यों साइकिल्स आई जिसमें अर्निंग्स बढ़ी और ये बढ़ा, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड इज इट विल मीन रिवर्ट टू द नॉर्मल जो नंबर्स हमने बात की। सेकेंड, अब लोग बोलेंगे निफ्टी 50 को छोड़ दीजिए, पैसे तो बन रहे हैं कहाँ पे, वो आपके बाकी जो 400 है बाकी, हाँ, या 450, इवन तब तो निफ्टी जूनियर में भी अब तो बहुत हो रहा है। निफ्टी जूनियर था तकरीबन, सॉरी निफ्टी जूनियर नहीं, निफ्टी 500, अब उसमें निफ्टी भी आ गया, 450 और आ गई, वो भी तकरीबन 5,000 पे ही था 2009 पे, ठीक है? तो तकरीबन सेम लेवल पे निफ्टी के जैसे। वो कहाँ था 2020 में? निफ्टी तो 12,000, 12,500 पर था, वो था 10,000, विच टेल्स यू व्हाट, कि अगर आपने निफ्टी 50 के अलावा लगाए कहीं, तो वो तो आप तो और पीछे बैठे हो, आपका तो 10 साल में डबल होना मतलब 7.2%, राइट? रूल ऑफ 72, तो आपने 7% कमाया, वहां तो आपने फिर भी 8 कमा लिया, विच टेल्स यू द सेम पॉइंट, राइट नीरज जी? इसको करेक्ट होना ही है, राइट? और सिक्लिकल के बहुत सारे रीजंस होते हैं, उस पे तमाम इंडिया में बहुत अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, वो जो बिल्कुल कंपनी बाय कंपनी रिसर्च करते हैं, वो डेटा देते हैं, बट आपके मार्जिन एक्सपेंशन 12% तक हो गया, इकोनॉमी में कोविड के बाद स्पेंडिंग आई, आपका कॉर्पोरेट प्रॉफिट ओवरऑल 4 लाख करोड़ पे था, ओके, 4 लाख करोड़ बाई 2020, ये करीब 15 लाख करोड़ पहुंचा बाई एंड ऑफ 2024, ओके, 5 साल में। इसमें बैंक्स का प्रॉफिट 20,000 करोड़ पर था, क्योंकि बैंक्स तो सारे पिटे हुए थे, वो एनपीए को एब्जॉर्ब कर रहे थे, उनका ही प्रॉफिट 3 लाख करोड़ पे पहुंचा। लेकिन इसमें आप देखिए स्पेंडिंग कहाँ हुई, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, जो कि उन्होंने कोविड के बाद में डेट लेकर के स्पेंडिंग की कि जी स्टिमुलस देना है, 2 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ से 11 लाख करोड़, तो मतलब 8 लाख करोड़ तो गवर्नमेंट ने हर साल 3-4 साल से स्पेंडिंग कर रही है कैपेक्स पे, राइट? दैट मनी फ्लो टू कॉर्पोरेट्स। एक और बड़ा अंडरलुक करते हैं लोग उसको, असाइड ऑफ कोविड में लोगों ने खर्चा किया, वो सब किया, रियल एस्टेट बूम आई, इंडिया का कंज्यूमर डेट जो कम, हाँ, वो 19 या 20% से नीचे रहता था, पेरिनियर, गुजरता ही नहीं था, 20% ऑफ जीडीपी।
यूएस में कितना है? यूएस का जीडीपी करीब नॉमिनल टर्म्स में 28 ट्रिलियन के आसपास है। यूएस का कंज्यूमर डेट है 18 ट्रिलियन, हम्म, विच इज अबाउट 55-60% ऑफ जीडीपी। हम्म, जबकि यहाँ पे मतलब हर इंसान को क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है, सारे ऑर्गेनाइज्ड जॉब्स है, राइट? इंडिया का क्रेडिट टू जीडीपी इस समय 43% है, नीरज जी, हम्म, जो कि सिग्निफिकेंटली हाई है इंडिया के हिसाब से, बिकॉज ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड जॉब ज्यादा है, जहाँ पे लेंडिंग हो नहीं पाती है। येट इट इज 43% ऑफ जीडीपी, इट इज वेरी हाई, विच मीन्स ये 5 साल में जो काफी ग्रोथ हुई है और जो स्पेंडिंग हुई है वो बोरोइंग्स के थ्रू हुई है कंज्यूमर की, हम्म, प्लस गवर्नमेंट ने अपना डेफिसिट बढ़ा के खर्चा किया, वहां से हुई है। कॉर्पोरेट्स फ्लैट रहे हैं, कॉर्पोरेट्स ने तो एक्चुअली उसको एब्जॉर्ब किया है खर्चे को थ्रू क्यूआईपीज एंड अदर वेज, राइट? बट उन्होंने बैलेंस शीट क्लीन किया है, तो कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं ना बेटर शेप, राइट? तो कुल मिला के हम ये ओवरऑल ये मुझे कॉन्स्ट्रक्ट दिखता है, तो इसमें ठंडा होने की जरूरत है। कॉर्पोरेट के अलावा जो पर्सनल क्रेडिट की आपने बात कही, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग बात याद आ रही है कि एक तो करंट डेटा अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है, और लोग अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी लोन ले रहे हैं। चलिए इसको एक साइड में रखते हैं, इस पर डिस्कस किया है। मुझे ध्यान एक बहुत बड़े मार्केट के जानकार ने एक बार ये हम्म, कंपेयर किया कि हम्म, क्रेडिट टू जीडीपी हमारा बहुत लो है, जो आप अभी कह रहे हैं ना, हाँ वो हाँ हाँ बहुत लो है। और हाँ। उन्होंने एग्जाम्पल यही दिया कि आप बड़ी इकोनॉमीज में देखें तो इतना अब रहता नहीं है है। लेकिन अब लोग नहीं है, हाँ। हाँ, अब वो मतलब उससे आपको ये समझ में आता है कि आप अब गलत अगर बढ़ा तो अब हम यूएस को टक्कर दे देंगे, फिर वो फिर एग्जैक्टली वहां गलत तक। कंपैरिजन करके आप वो थ्योरी नहीं रख सकते, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी ऑर्गेनाइज नहीं है। और ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड का लोग भी बहुत अच्छी चीज नहीं है कि लगातार बड़े और फिर डिफॉल्ट होने लगे। खैर इसको साइड में रखते हैं। दो क्वेश्चन और हैं जो वन बाय वन एड्रेस करते हैं खत्म करने से पहले। एक क्वेश्चन हाँ, मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि इस वक्त जो ग्लोबल इकोनॉमी है और हम्म, उसकी तुलना में मार्केट्स में बहुत सारे, क्या आपको लगता है कि एक्सटर्नल फैक्टर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक्सटर्नल फैक्टर भी प्ले करेंगे और 2025 में हमको दिखेगा कि कभी कोई और मार्केट से प्रेशर आ रहा है, कभी किसी दूसरे मार्केट से प्रेशर आ रहा है, उसका भी असर दिखेगा? और उसका दूसरा वाला क्वेश्चन जो होगा कि इस समय इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, खासतौर पर हमारे जो भारतीय निवेशक है उनको? हम्म, ओके। तो ग्लोबल एक बार ग्लोबल फ्रेमवर्क को एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, दुनिया में जो फ्रेमवर्क, जो इंडिया में पैसा आता है वो कैसे आता है? जो एफआई का पैसा आता है उसका कॉन्सेप्ट ये है नीरज जी के यूएस से अगर $100 निकलते हैं, यूएस का इन्वेस्टर अगर $100 कहीं डालता है हर साल, यूएस में करीब $1 ट्रिलियन का फ्लो होता है, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, इक्विटी का देखें तो 1.5 का होता है एक्चुअली। तो 100 अगर निकलते हैं तो उसमें 70% तो यूएस में ही इन्वेस्ट हो जाता है, 20% जाता है करीब यूरोपियन या एसोसिएटेड मार्केट्स में, एंड 10% रहता है इमर्जिंग मार्केट्स में। ये पुराना कॉन्स्ट्रक्ट था। अब ये 10% इमर्जिंग मार्केट में जो आने का होता था, वो आपका एमएससीआई इंडेक्स में जो इंडिया का वेटेज है वो इंडिया को मिलता है। तो उसमें अभी इंडिया का वेटेज है 20%, तो मतलब क्या 10 में से 2 इंडिया को मिल जाएगा। 2 मिनट। ठीक है, ठीक है, तो वैसे होता था। वो कितना बनता है? करीब वो 20 बिलियन बनता है। वो कभी इंडिया के यहाँ 15 बिलियन आता था, कभी 10 आता था, कभी 22-25 आता था, फ्लक्चुएट करता था, बट स्टडी बेस पे देखें तो इतना है। तो ये उसका बैकग्राउंड है। अब वो 20 का कभी 15 हो सकता है, वो हमें साइकिल को देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा था कि चाइना का वेटेज बहुत ही कम हो गया था पिछले 5 साल में। चाइना यूज टू बी 33% बाई बिफोर 2020, और 12% ताइवान को लगा लो आप, तो 45%, तो ये पूरा पूरा दुनिया, आधी दुनिया इमर्जिंग मार्केट यही लोग ले जाते थे। चाइना में जब से कैपिटलिज्म के ऊपर सवाल उठे, ये उठा, तो इन्वेस्टर से पैसा निकाला था, चाइना का वेटेज कम होता गया। कुछ पैसा निकल के यूएस गया, कुछ इंडिया को भी फायदा हुआ, तो इंडिया का वेटेज 15, 12, 13 होता था, बढ़ के 20 पहुंचा। थोड़ा रिवर्स में अब हमें, जब हमने पॉजिटिव का फायदा लिया, तो थोड़ा नेगेटिव में भी रिवर्स हमें लेना पड़ सकता है, राइट? वी कांट से कि अब चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी है और 20, 22, 23 पे रहेगा, कैनॉट बी, राइट? और उस वजह से क्या हो गया था, चाइना का मार्केट 9 के मल्टीपल पर था, ब्राजील का मार्केट भी 9 से 10 के मल्टीपल पर था,
अर्जेंटीना तो ऐसे ही खत्म केस मानते थे लोग, वो उसने 40-50% 80% तक बढ़ गया है वो पिछले 1 साल में, जब से एमएलआई आए हैं। ये तो हो गई इमर्जिंग मार्केट्स की कहानी। तो अब ये मैसेज इसमें ये है कि साइकिल्स हमेशा चेंज होती रहती हैं। कोई इंडिया मार्केट अगर 22 पर है, तो उसका रिटर्न प्रोबेबिलिटी इंक्रीमेंटली कम होगी वर्सेस अब मार्केट भी ऑलरेडी सस्ता है, तो वहाँ पे अब बढ़ के भी अभी चाइना 12 पे ही पहुँचा है मल्टीपल पे, राइट? तो थोड़ा ये साइकिल प्ले हो रही है, जो इंडिया के लिए थोड़ा एडवर्स है, बट क्या फ़र्क पड़ता है, 20-22 बिलियन है। इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इंडियन इन्वेस्टर ही 60 बिलियन, 50 बिलियन हर साल पंप कर रहा है अभी डोमेस्टिक इन्वेस्टर, तो ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लोग बेचेंगे, कोई तो बेचेगा मार्जिन्स पर। दूसरा ये हो गया है कि ट्रम्प साहब ने जो यूरोप के ऊपर प्रेशर डाला है, अब देखिए ये regime चेंज से एक बड़ा रेडिकल चेंज आ गया है जियोपॉलिटिक्स में, व्हिच इज़ कि पहले तो रिपब्लिकन वॉर लड़ा करते थे, डेमोक्रेट बोलते थे वॉर्स क्यों लड़ रहे हैं। अब ये कहानी चेंज हुई, डेमोक्रेट्स वॉर लड़ रहे हैं यूक्रेन, उन्होंने बात भी नहीं की रशिया से। अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि ये नॉनसेंस नहीं, मतलब वी डोंट हैव, बिकॉज़ अल्टीमेटली क्या होता है ना, वॉर में एक नीरज जी बड़ा सेंसिटिव चीज़ होती है कि भाई बंदे किसके मर रहे हैं। इट इज़ वेरी मैंने बहुत इनसेंसिटिव होके देखा है लोगों को भी, इंडिया में भी कोई वॉर होती है, हाँ दिखा देंगे लड़ाई करो। अगर आपके घर से कोई लड़ाई करने नहीं जा रहा है, तो बड़ा आसान है झंडे को उठा देना कि हाँ लड़ो वॉर। आई रियली डोंट रिस्पेक्ट पीपल हु मेक कंट्रीज फाइट एंड उनके बच्चे कोलंबिया में पढ़ रहे हैं और प्रिंसटन में पढ़ रहे हैं। आई डोंट लाइक दैट, राइट? दीज वर डेमोक्रेट्स और दीज वर एलिट्स ऑफ यूक्रेन। उनके बच्चे, वहां तो मार्शल लॉ है, मैन बाहर निकल नहीं सकते, लेकिन अगर आपका जुगाड़ है तो यूक्रेन इज अ हाईली करप्ट कंट्री, आप निकल सकते हैं। और उनके बच्चे, तो जो नेता है वो बंदूक लेके फोटो खिंचाते हैं, लेकिन बच्चे उनके यहाँ पे पढ़ते हैं अमेरिका में, राइट? आई हैव utter disdain and disrespect for such diplomacy. ट्रम्प साहब ने खेल चेंज किया। तो वो रिपब्लिकन पार्टी में भी, यहाँ पे भी, यूएस के भी सैनिक यहीं से जाते हैं। उन्होंने कहा विल नॉट लूज एनी सोल्जर्स, यूएस कर भी नहीं रहा था। अब उन्होंने कहा हम इन्वॉल्व भी नहीं होंगे, ये यूरोप की वॉर है, हमें नहीं लड़नी। एंड रशिया ने कमिट रखा था कि यूक्रेन विल बी न्यूट्रल टेरिटरी। तो अब यूरोप के ऊपर प्रेशर उन्होंने डाल दिया कि नेटो में हम कंट्रीब्यूट ज्यादा नहीं करेंगे, आप कीजिए। अब यूरोप की इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, तो अब अपने अंदर देखना पड़ रहा है कि हमको, हमें डिफेंस, अब यूरोप के डिफेंस स्टॉक्स चलने शुरू हो गए हैं। जर्मनी में उछाल आ गया है, फ्रांस में उछाल आ गया है। क्यों? क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे और सोशलिज्म कम करना पड़ेगा, और यूरोप प्रॉब्लम में है। लेकिन प्रॉब्लम में जब क्राइसिस में एक कंट्री आता है, कॉन्टिनेंट आता है, तो वो सोल्यूशन भी निकालता है। इन कंट्रीज में एक स्ट्रक्चर तो है जिसमें वो खड़े हो जाते हैं वापस से, राइट? यही डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है, नहीं है तो फिर वो नुकसान होगा। तो ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है जी, कुल मिलाकर के ये इंडिया डू इट्स ऑन, राइट? और इंडिया के पास इतनी पॉपुलेशन है, क्यों नहीं? चमत्कार हो सकता है चाइना की तरह से, राइट? करना चाहे तो, बट वी आर ऑन आवर ओन एज ऑफ नाउ। हेडविंड्स हैं थोड़ा ग्लोबल में, इंडिया को सपोर्टिव विंड्स कम है। यस। अब आपका सवाल इन्वेस्टर को क्या करना है? हाँ, इस पर क्या करें? वो शांत बैठे, धीरे धीरे डाले या ना डाले? इस पर ना मुझे बहुत अच्छा अब तो सभी इन्वेस्टर सलाह दे रहे हैं। देखिए ये कुछ ना शोले की तरह से हो गया कि अभी पीएमएस मैनेजर्स तो इंडिया में क्या कर रहे हैं ना, कि जैसे वो मौसी के पास गए कि अभी 5 साल तक तो उन्होंने अपनी घोड़े दौड़ाते रहे, अब इन्वेस्टर्स घोड़े पे चढ़ गए, अब वो उनको यही न्यू नॉर्मल दिख रहा है कि अब तो कोई रोक नहीं सकेगा। अभी इकोनॉमी तो 2 साल से चल ही रही है धीरे, अभी घोड़ा आगे भाग नहीं रहा है। तो अब वो कर रहे हैं कि जी मौसी, मतलब कोई पूछते हैं कि भाई लड़का कमाता क्या है, बोलते नहीं ऐसा, अब रोज रोज तो नहीं जीत सकता ना, कभी कभी हार भी जाता है बेचारा। तो लेकिन टिके रहो, मैदान पे टिके रहो। वो गलत एडवाइस नहीं है, बट मैं उसमें चेंज करूंगा। इन्वेस्टर्स मिसलेड हो गए, उन्होंने अपना मिड और स्मॉल में लगा दिया कि, और मैंने सुना है ओपनली पीएमएस मैनेजर्स को ये कहते हुए, म्यूचुअल फंड वाले तो समझदारी की बात कर रहे हैं। देखिए वो उन्होंने कर दिया है पहले से कि देखिए एक्सपेक्टेशन टोन डाउन कीजिए, हर कोई कह रहा है, जिम्मेदार मैनेजमेंट है, कह रहे हैं वो। लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि एसेट एलोकेशन हमारा रोल नहीं है। देखिए वो, देखिए विच मीन्स व्हाट, कि इन्वेस्टर को ये देखना है कि मेरा
स्मॉल और फिर यहाँ पीएमएस की स्टोरी के यार ये निफ्टी फिफ्टी ठीक है लेकिन स्टोरी तो मिड और स्मॉल में, अब वो स्टॉक लेवल पे हो सकती है लेकिन इंडेक्स लेवल पे वो आपको रिटर्न आप फंस जाएंगे उसमें, और जो फंस गए लोग मिड और स्मॉल में लोग फंस गए, राइट। सबसे ज्यादा लोग 24 में उतरे और वो लोग तो प्रीटी मच नेगेटिव में हैं, तो क्या नतीजा रहा, वही रहा कि 30 साल की हिस्ट्री देखिए, 2 साल की हिस्ट्री देखिए, बताइए। मैसेज उनको ये है कि आपका 60% लार्ज कैप में होना चाहिए, 25 साल तक वही काम किया है, पिछले 5 साल में भी वही निफ्टी सेफ है आज भी, लेकिन मिड और स्मॉल करेक्ट कितने कर रहे हैं आपको उसका बॉटम का ही अंदाजा नहीं है। वो 50, 60, 70 भी गिर जाते हैं और फिर 10 साल तक नहीं उठते। निफ्टी स्टोरी चलती रहेगी, मैं इस पे कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप उठेंगे, वो 5 साल में उठते हैं, 10 साल में उठते हैं, आई कांट से। और उस समय अगर आपको जरूरत आन पड़ी तो फिर उसका फायदा क्या? फंड मैनेजर पीएमएस बोल देगा कि यार वो आपको कहा था 20 साल के लिए है, तो लेकिन पैसे की जरूरत तो आपको 15वें साल में पड़ गई, अब आप कैसे करोगे? 20वें साल में कौन सा रॉकेट लग जाएगा उसमें? तो अब आप उसमें फंस गए हैं। तो अब आप रिकग्नाइज कीजिए कि आपने, अगर आप उसमें फंसे हैं तो आप पिछले 3 साल की लॉटरी देख के फंसे, ठीक है। तो आप कुछ शॉर्ट टर्म, आपने 30 साल नहीं देखे, आपने 3 साल देखे, तो एक तो आगे वो मिस्टेक ना करें। तीसरा, एलोकेट करें 60% लार्ज कैप, 25% स्मॉल कैप और 15% हमेशा ही एफडी या डेट फंड्स में रखिए। और वो सवाल अब दोबारा मत पूछिए किसी से कि एफडी को क्यों करें, अब आपको समझ मैं जब धीरज जी हमारी मुलाकात हुई, मैं कह रहा नवंबर 23 में आया था इंडिया में, राइट। पर जिस करो लोगों ने एफडी कौन क्यों करेगा, अब वो चेंज होना ही था, राइट। क्योंकि ऐसे ऐसे नहीं होता है। अब लोगों को समझ में आ गया कि एफडी क्यों करना चाहिए, क्योंकि अब 1 साल तो झेल लिया फ्लैट रिटर्न या नेगेटिव, अब 2 साल अगर हो जाए और 3 साल हो गए तो फिर लोग बोलेंगे यार मैं तो 100 का 125 हो जाता मेरा एफडी में, यहाँ तो मैं नेगेटिव पे बैठा हूँ, 100 का 80 करके बैठा हूँ, मेरा तो मेजर लॉस। देन यू अंडरस्टैंड इट, राइट। सो दैट्स व्हाई वो एसेट एलोकेशन 60 50 50 टू 60 लार्ज कैप एंड देन 20 30 मिड कैप और फिर बाकी एफडी, और फिर उसको चेक कीजिए, फिर उसको रोकिए मत, तो वो होता है। बाकी जो अभी फंस गए हैं, आप उसको ट्यूशन फीस समझ लीजिए, लेकिन आपको उसको चलाना पड़ेगा, एसेट एलोकेशन ठीक करना पड़ेगा। बाकी स्टोरी ठीक है लॉन्ग टर्म में, लेकिन स्टोरी है 12% रिटर्न की, नीरज जी, वो ध्यान रखना चाहिए ओवरऑल पोर्टफोलियो पे, राइट। हाँ, अब इसमें एक और मैसेज है, ये हम उसके लिए बात कर रहे हैं जो इन्वेस्टर अपना काम करता है और नौकरी करता है और पैसे कमाता है, वो 12% बीट कर देगा इन्फ्लेशन को कंफर्टेबली, और अच्छे पैसे। 12% भी 20 साल में 10,000 का एसआईपी 1 करोड़ देता है, ओके। तो इट इज नॉट बैड। अगर आप 20% खोज रहे हैं तो ये हमारा डिस्कशन फिर ये किसी और दिन करेंगे वो 20% वाला, लेकिन वो ये डिस्कशन फिर आपके काम का नहीं है। इनफैक्ट फिर आपके काम का कोई भी डिस्कशन नहीं है, वो आपको खुद में। सो अनुराग, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा को इस नोट पे मैं खत्म करता हूँ लोगों को समझाने के लिए कि मैं सोशल साइंस का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो एक लेवी स्ट्रॉस करके सोशल साइंटिस्ट हुए हैं जिनको फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी कहा जाता है, लेवी स्ट्रॉस। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी, उनकी थ्योरी है स्ट्रक्चर्स की, कि जो सोशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो लोग बनाते हैं। किसी भी सोसाइटी में जिस तरीके की एथनिक ग्रुप्स होते हैं, लोग होते हैं, वो एक उनकी बातचीत से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके एक्शन से एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, और वो स्ट्रक्चर फिर उनको ही रेगुलेट करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप मार्केट को आपने बनाया, लेकिन जब मार्केट में एबनॉर्मलिटी क्रिएट करते हैं तो मार्केट आपको ही करेक्ट कर देता है। तो स्ट्रक्चर से बाहर जाने की कोशिश या कोई एब्रेशन करने की कोशिश आप करेंगे, उस एब्रेशन को रूल मान लेंगे तो मार्केट आपको देगा। तो ये जो 12-13% का है वो आप हमेशा दिमाग में रखिए, और किसी एब्रेशन या किसी एक्सेप्शन को रूल मत मानिए कि अब 30% का रूल बन गया मार्केट में, किसी भी मार्केट में। तो ये मुझे अभी बातचीत करते करते स्ट्रक्चर साहब याद, लेवी स्ट्रॉस याद आ रहे थे कि उन्होंने क्या खूब मैं भी एक शेर के साथ अंत करते हैं। जब मैं बोलता हूँ ना कि 30 साल की बातें और वो क्या होता है ये होता है एज का। देखिए, मैंने भी 40 का आंकड़ा पार कर लिया है, आपने भी कर लिया है, हमने साइकिल्स देख लिए हैं, है ना। हम आदमी कोई बात बोलता है, हम एकदम एक्साइटेड नहीं होते हैं क्योंकि समय देखा है हमने। हाँ, तो अगर आपने समय नहीं देखा तो फिर आप क्विकली एक्साइटेड हो जाते हैं, राइट। थोड़ा सा हिस्ट्री स्टडी कर लें इस पर। और
क्या ऐसे में क्या होता है, कोई नया कुछ फ्लेवर आता है, कुछ वो आता है, अभी अभी सारे पीएसयूज चल रहे थे, ये सब चल रहे थे, ये 2002 से 7-8 के बीच में हम एग्जैक्टली देख चुके हैं, राइट, या स्टडी कर चुके हैं। करेक्ट। उस पर वो फिर हमें लगता है कि यार, और फिर इंडिया वर्सेस चाइना ये सब शुरू हो जाता है, हमें लगता है यार ये फिर वही, तो इस पर एक नीरज जी, वो हमें क्या, मुझे क्या हमेशा ध्यान आता है शेर के इफ्तिकार आरिफ का है कि वही फिराक की बातें, वही हिकायत वस्ल, नई किताब का एक एक वरक पुराना था। तो आप जो भी सुन रहे हैं ना, कुछ नया नहीं है उसमें, वो आपके लिए नया है, लेकिन मुझसे पूछिए वो हर पुराना पन्ना ही है, वो किताब का चेंज है, नई किताब है, अंदर हर पन्ना पुराना। तो प्लीज उन पुराने पन्नों को पढ़ लीजिए और सीख लीजिए। बिल्कुल, और नहीं सीखेंगे तो फिर ट्यूशन फीस बहुत महंगी पड़ेगी। मार्केट सिखा ही रहा है। और फीस लेके सिखा रहा हूँ, बहुत हैवी फीस पड़ेगी, फीस तो लगेगी। यस। तो अनुराग, बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग डिस्कशन के लिए शुक्रिया आपको। ऐसे ही बहुत सारी टॉक्स आगे भी हम लोग करते रहेंगे, अनुराग के साथ अक्सर हम लोग करते हैं। इसका सिर्फ एक मकसद है कि आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में आप गलतियां मिनिमम करें। मैं ये तो कह नहीं सकता कि आप गलती करेंगे नहीं, लेकिन जितनी कम गलती करेंगे उतना बेहतर रहेगा। और आप डिसीजन लेते समय चीजों को कॉन्टेक्स्ट में देखिए और समझिए, और किसी मूड स्विंग पर डिसीजन मत लीजिए। बहुत गंभीरता से, ध्यान से, सोच के, समझ के, और पन्नों को पढ़ के जो पुराने हैं, आपके लिए ऐसा लगता है कि आप पहली बार पढ़े, लेकिन दरअसल बहुत पहले लिखे गए थे, तो उसको ध्यान रख के पढ़ेंगे तो मुझे लगता है काफी फायदा होगा। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा, बताइएगा क्या क्या और आप सुनना चाहते हैं। तो अनुराग जी को मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, किसी और टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो अनुराग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और होपफुली आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और हम लोग जब इंडिया विजिट आप करेंगे तो एक फिर आमने सामने, फेस टू फेस, बड़ा वाला पॉडकास्ट करेंगे, लोगों को मदद करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगा पॉडकास्ट तो लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।